तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सीएनबीसी आवाज की मुहिम के बड़े असर की। शेयर मार्केट में अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट ग्रुप के कारोबार पर सेबी ने रोक लगाई है। इंडेक्स में गड़बड़ी को लेकर सेबी ने ऑर्डर जारी किया है। साथ ही 4800 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जब्त करने का भी आदेश दिया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा जुड़ते हैं सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से। सर, आपको बधाई, आपकी ओर सीएनबीसी आवाज की मुहिम रंग लाई है। जेन स्ट्रीट पर सेबी ने क्या डंडा चलाया है, किस तरह से देखते हैं आप? जी हाँ, देखिए, आपके चैनल सीएनबीसी आवाज़ ने लगातार इस इशू पर एक मुहिम चलाई थी। ये मामला हमने सबसे पहले रेज़ किया था अप्रैल 2024 में, जब हमने नोटिस किया कि इंडेक्स एक्सपायरी वाले दिन अचानक बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी होती है और एक एक रुपए के ऑप्शन कई बार 100 रुपये हो जाते हैं। और इंट्राडे में बड़े स्टॉक्स में, जी हाँ, बहुत बड़े स्टॉक्स, चाहे HDFC बैंक हो, ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स, उनमें बड़े मूव्स आते हैं जो नॉर्मली नहीं आने चाहिए। और देखिए, इतने बड़े स्टॉक्स इतनी बुरी तरीके से गिरेंगे चलेंगे तभी जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में बड़े इंस्टीट्यूशंस या बड़े हेज फंड्स उनकी बाइंग या सेलिंग करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमेशा लगता था कि कुछ ना कुछ तो है कि कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट के मूव्स को एक तरफ करके दूसरी तरफ की ऑप्शन ट्रेड ली जा रही है। और अब सेबी ने यही पाया है। ऑब्वियसली ये सेबी का इंटरिम ऑर्डर है और जेन स्ट्रीट इस पर अपील करेगा। लेकिन जो सेबी ने एलिज किया है वो ये है कि जेन स्ट्रीट ने ये करके बहुत बड़ा मोटा मुनाफा कमाया। उन्होंने इंडेक्स ऑप्शंस में 43,000 करोड़ कमाए। हाँ, इसके लिए उन्हें स्टॉक फ्यूचर्स में जरूर लॉस उठाना पड़ा, करीब 7,700 करोड़ का। लेकिन देखिए, 7,700 करोड़ के लॉस मेकिंग ट्रेड एक तरफ रखकर अगर आप 43,000 करोड़ के प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं तो नेट प्रॉफिट हुआ 36,000 करोड़ का। इसी मॉडस ऑपरेंडी सेबी के हिसाब से बहुत सिंपल थी। अगर आपको लग रहा है कि एक मार्केट काफ़ी नीचे है और आप एकदम से सपोज करिए कि उसके कॉल ऑप्शंस खरीद लें और भर भर के कॉल ऑप्शन खरीद लें, उसके बाद बस अगले 5 मिनट में 2 बड़े स्टॉक्स बैंक निफ्टी के, उनमें आप बहुत सारी बाइंग करें एकदम से, उसकी वजह से इंडेक्स ऊपर आए तो वो कॉल जो है आपकी 10 गुना हो जाए। ऑब्वियसली जब वो ऊपर आएगा वहाँ पर फिर क्योंकि टेक्सचर ख़राब है, लोग बेचने आएंगे तो वो स्टॉक्स वापस नीचे आ जाएंगे, तो आपको फ्यूचर में लॉस होगा, लेकिन उस ऑप्शन में तब तक आप प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे। सिमिलरली पुट साइड पर आप पहले पुट ले लें और उसके बाद ताबड़तोड़ कुछ 2-3 शेयरों को बेचें। जैसे ही इंडेक्स नीचे आए अपने पुट को आप 10 गुना प्रॉफिट पे बेचें, उसके बाद थोड़े लॉस पर अपनी फ्यूचर पोजीशन को कवर कर लें। ये कहना है सेबी का इस इंटरिम ऑर्डर में। और सीएनबीसी आवाज़ लगातार इस इशू को हाईलाइट कर रहा था और यही कारण था कि काफ़ी एक्सपायरी वाले दिन वॉलेटिलिटी होती थी। पहले तो ये वॉलेटिलिटी रोज़ होती थी क्योंकि रोज़ कोई ना कोई एक्सपायरी होती थी। अब ये एक्सपायरी वाली वॉलेटिलिटी सिमट कर आ गई है मंगलवार को और बृहस्पतिवार को। अब देखते हैं जेन स्ट्रीट का अगला कदम क्या होगा और सेबी इसमें प्रूव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे कि इसमें कोई इलीगैलिटी इन्वॉल्व है या नहीं है। लेकिन सेबी का कहना बहुत क्लियर है कि उनके पास इनफ एविडेंस है ये प्रूव करने के लिए कि ये ना सिर्फ अनएथिकल था बल्कि इलीगल भी। जी, शुक्रिया अनुज सर इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से सर बता रहे थे कि सीएनबीसी आवाज की खास मुहिम के बाद सेबी ने सख्त एक्शन लिया है जेन स्ट्रीट के खिलाफ। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं शेयर बाजार की। आखिरी घंटे में बाजार में शानदार रिकवरी रही। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 193 पॉइंट चढ़ा तो वहीं निफ्टी 56 पॉइंट का उछाल देखने को मिला। साथ ही निफ्टी बैंक नीचे से सुधरकर बढ़त पर बंद हुआ। डिटेल्स ले लेते हैं कंचन से। तो कंचन, बताएं आज बाजार का मूड कैसा रहा? तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन अगर हम बात करें तो बाजार का जो क्लोजिंग हमें आज के सत्र में देखने को मिला है पॉजिटिव साइड में गया। काफी सारी ग्लोबल न्यूज थी, डोमेस्टिक न्यूज थी, जिसका सीधा इंपैक्ट हमें आज सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक बाजार के अंदर आता हुआ दिखाई दिया है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की। बजाज फाइनेंस यहाँ पे क्वार्टरली अपडेट्स आए थे, जिसके बाद अच्छा खासा गेन ये देखने को मिला है। डॉक्टर रेड्डी, इन्फोसिस और हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में देखी गई है। लूजिंग स्ट्रीक की बात करी जाए तो ट्रेंड यहाँ पे ब्रोकरेज का स्टांस आया था, कंपनी के अपडेट्स आए थे, जिसके बाद यहाँ पे करीब 12% की गिरावट देखने को मिली है। टाटा स्टील, आयशर मोटर्स और टेक महिंद्रा में भी आज गिरावट का सत्र देखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिड कैप की बात कर लेते हैं। मैनकाइंड फार्मा में 3.5% की बढ़त। आईजीएल न्यूज फ्लो के बाद यहाँ पे एक तेजी देखने को मिली है और बिंदु फार्मा यहाँ पे भी खबर थी, जिसके बाद रिफ्लेक्शन देखने को मिला। बालकृष्ण इंडस्ट्री की बात करी जाए तो 2.5% के गेन करीब यहाँ पे भी देखने को मिले हैं। लूजिंग पॉकेट में बीएसई कैपिटल मार्केट के जितने भी स्टॉक थे वहां पे गिरावट थी न्यूज फ्लो के चलते। बंधन बैंक यहाँ पे 2.25% की कमजोरी। मैक्स फाइनेंशियल की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 2%
2% की लूजिंग स्ट्रीक देखने को मिली है, और नायका इसके यहाँ पे भी 2% के हमें लूजिंग स्ट्रीक देखने को मिली है। लेकिन ऑल ओवर मार्केट की बात करी जाए तो मार्केट का जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव है। ब्रॉडर मार्केट की बात करी जाए तो वहां पे भी शानदार रैली देखने को मिली। तो आखिर बाजार की रफ्तार पर क्यों लग गई है ब्रेक? आवाज अड्डा में आज हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। शाम 7:57 पर जरूर देखिए। जीएसटी कलेक्शन को बढ़ाने के मुद्दे पर आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अहम बैठक हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जीएसटी रेवेन्यू की समीक्षा को लेकर बैठक में मुद्दा उठाया गया। पूरी डिटेल्स जान लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं आज की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई? बिल्कुल, देखिए, जो ये जीएसटी के कलेक्शन को बढ़ाने को लेकर और जो भी जीएसटी से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड इश्यूज हैं, उसको लेकर आज जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई, उसमें जो एक बड़ा मुद्दा निकल कर सामने आया वो ये निकल कर आया कि जो आईटीसी फ्रॉड है, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो फ्रॉड होता है पूरे देश भर में, वो एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। जो हमें एस्टिमेट मिले हैं, जो हमें वहां से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक करीब देश भर में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आईटीसी फ्रॉड हो रहा है। और जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में ये मुद्दा काफी गंभीरता से उठाया गया और सभी राज्यों ने इस पर बहुत चिंता जाहिर की और कहा कि किस तरह से इस रेवेन्यू जो लीकेज है इसको रोका जाए। इसको लेकर हम लोगों ने चर्चा की है और आपस में हमने सारे उपाय सुझाए हैं। जो भी इन्फोर्समेंट के तरीके हैं, नए नए तरीके, उसको भी आपस में शेयर किया है। खासतौर से गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों ने जहां पर बेस्ट प्रैक्टिसेस, जहां पर इन्फोर्समेंट के तरीके बेहतर हैं, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया और बताया कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे कि इस रेवेन्यू लीकेज को रोका जा सके। तो ये सारी चीजें चर्चा हुई। इसके अलावा जो राज्यवार जो उनके रेवेन्यू का ट्रेंड है, कितने कलेक्शन हो रहा है, क्यों कलेक्शन नहीं हो रहा है, मार्च 2026 के बाद जब सेस खत्म हो जाएगा तब राज्यों के पास कमाई का सोर्स क्या होगा, इन सब मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा हुई। और ये हमें जानकारी मिली है कि इस जो कमेटी की जो बैठक हुई थी उसके पे जो सजेशंस हैं, जो एक्शन है, उसको अगली बैठक में फाइनलाइज किया जाएगा और उसके बाद जीएसटी काउंसिल में भेजा जाएगा। तब जाके इस पर कोई फाइनल डिसीजन हो सकता है कि आखिरकार रेवेन्यू लीकेज को कैसे रोका जा सकता है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से आलोक जिक्र कर रहे थे कि करीब 2 लाख करोड़ का आईटीसी फ्रॉड देश में हो रहा है और जीओएम की बैठक में भी सभी राज्यों ने इसे रोकने के उपाय सुझाए हैं। बैठक में और क्या कुछ हुआ जानने के लिए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा से खास बातचीत की आलोक प्रियदर्शी ने। आइए देखते हैं। ये इस मुद्दे में जो जीएसटी कलेक्शन का एनालिसिस है, किस तरह से हुआ, क्या सबसे बड़े कंसर्न्स थे इस मुद्दे की? देखिए, जीओएम जो रेवेन्यू एनालिसिस के लिए बना हुआ है, उसको लेके आज पहली मीटिंग थी। तो उसमें सभी विषयों पे चर्चा हुई कि कैसे किस स्टेट का रेवेन्यू जो है वो शॉर्टफॉल कर रहा है, किसका बढ़ रहा है, किस सेक्टर में बढ़ रहा है, किस सेक्टर में डिक्लाइन हो रहा है। इस सभी मुद्दों पे चर्चा हुई और कहाँ फ्रॉड हो रहे हैं, कहाँ फ्रॉड हो रहे हैं और उन फ्रॉड को कैसे ठीक करना है और रेवेन्यू कलेक्शन है कैसे ठीक उसको आगे बढ़ाना है। इन सभी मुद्दों को लेकर डिफरेंट स्टेट ने अपना अपना व्यू पॉइंट रखा और अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन भी वहां पे रखी, अपनी प्रेजेंटेशन भी रखी और उस पर भी चर्चा हुई। और नेक्स्ट आने वाली मीटिंग में मैं समझता हूँ और भी आगे चर्चा होगी। सर, एक आईटीसी फ्रॉड देश का बड़ा कंसर्न है, जिससे कि राज्यों का रेवेन्यू बहुत लॉस होता है। ओवरऑल कितना ये फ्रॉड हो रहा है? देखिए, मीटिंग में मोटा मोटा निकल के आया कि लगभग 2 लाख करोड़ का एनुअली जी आईटीसी का फ्रॉड होता है। तो उसको रोकने के लिए डिफरेंट स्टेटों ने अपना अपना व्यू पॉइंट दिया। पंजाब ने भी अपना व्यू पॉइंट रखा कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं। तो उसके लिए हमारे जो जीओएम के चेयरमैन है, गोवा के मुख्यमंत्री, उन्होंने सभी कुछ नोट किया। तो आने वाली सेकंड मीटिंग होगी। सेकंड मीटिंग से पहले सभी ऑफिसर की मीटिंग होगी। जितना डाटा जो है, जो स्टेट का डाटा है, सेक्टर वाइज जो कलेक्ट किया है कि गुड्स में कितना आता है, सर्विस सेक्टर में कितना आता है, फूड सेक्टर में कितना आता है, वो सभी का एनालिसिस करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे। तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे। एक और आप मेंबर है बहुत इंपॉर्टेंट जीओएम में, जो हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर है सर, उसको लेकर जनता बहुत इंतजार कर रही है कि कब जीएसटी काउंसिल, आप लोग रिपोर्ट सबमिट करेंगे, कब जीएसटी काउंसिल में? देखिए, उसकी अभी तक दोबारा कोई मीटिंग नहीं हुई। पहले बहुत टाइम पहले मीटिंग हुई थी। तो मेरी ऑनरेबल एफएम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट है कि उसकी भी मीटिंग जल्दी बुला लीजिए ताकि हम उसकी रिपोर्ट सबमिट कर सकें। मोदी सरकार का 2047 में विकसित भारत का सपना कैसे पूरा होगा और इसमें एमएसएमई की क्या भूमिका रहेगी, इस पर देश के अलग अलग शहरों में राउंड टेबल डिस्कशन हो रहा है। आज अहमदाबाद में शामिल हुए उद्योग जगत का कहना है कि भारत एमएसएमई के सहारे ये लक्ष्य हासिल कर लेगा। एमएसएमई सेक्टर जो है और खास तौर से उसमें एसएमई,
लगभग 32 से 33% योगदान देती है फॉर द जीडीपी ऑफ आवर कंट्री। तो अगर एमएसएमई सेक्टर 15% ग्रोथ अचीव करे और एक्सपोर्ट्स में एक्सेल करे, तो उसका फिर योगदान जो हमारे जीडीपी में आएगा दैट विल बी 1/3 विच विल बी 5%। तो 8% जो जीडीपी ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, वो उसमें से 5% तो एमएसएमई सेक्टर से आ जाएगा। So therefore the role of MSME sector is extremely important in this Amrit Kal period of journey to 2047. घाना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद एंड टोबैगो पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। प्रवासी भारतीयों ने नाच गाने के साथ उनका स्वागत किया। इतना ही नहीं, राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत भोजपुरी चौताल के साथ हुआ, जिसके अभिवादन में प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर भोजपुरी में पोस्ट भी किया। त्रिनिदाद एंड टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद ने डिनर का भी आयोजन किया। प्रधानमंत्री ने कमला प्रसाद को संगम और सरयू का जल भेंट किया। बिहार की विरासत भारत के साथ ही दुनिया का भी गौरव है। लोकतंत्र हो, राजनीति हो, कूटनीति हो, हायर एजुकेशन हो, बिहार ने सदियों पहले दुनिया को ऐसे अनेक विषयों में नई दिशा दिखाई थी। मुझे विश्वास है 21वीं सदी की दुनिया के लिए भी बिहार की धरती से नई प्रेरणाएं, नए अवसर निकलेंगे। अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर डील का कभी भी ऐलान हो सकता है। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अमेरिका के साथ ट्रेड डील की बातचीत करने वाली टीम दिल्ली वापस लौट आई है। भारत यूएस डील के चीफ नेगोशिएटर राजेश अग्रवाल दिल्ली लौट आए हैं और सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक एग्रीकल्चर और ऑटो सेक्टर से जुड़े कुछ मुद्दों पर अभी सहमति बनना बाकी है। आपको बता दें, 9 जुलाई से पहले भारत अमेरिका ट्रेड डील होने के आसार हैं। अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की, जो एक बार फिर से भयावह हो गया है। खबर मिल रही है कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत दूसरे शहरों पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। इस दौरान 539 ड्रोन, 11 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। यूक्रेन की वायुसेना ने इनमें से 476 ड्रोन को मार गिराया, लेकिन फिर भी कीव समेत कई इलाकों में भारी तबाही की खबर है। रूस के इन हमलों में कम से कम 23 लोग घायल बताए जा रहे हैं और जबकि कई इमारतों में आग लग गई है। इस हमले में रेल नेटवर्क, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। इस हमले के कुछ ही घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच लगभग 1 घंटे लंबी बातचीत हुई थी, लेकिन ट्रंप ने साफ कहा कि इस बातचीत में युद्ध विराम पर कोई बात नहीं हुई है। ट्रंप ने यह भी कहा कि पुतिन युद्ध खत्म करने के मूड में नहीं है। नई एजुकेशन पॉलिसी 2022 के तहत गुजरात सरकार ने एक नया फैसला लिया है। राज्य के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक बच्चे अब हर शनिवार बिना बैग के स्कूल जाएंगे। अगर स्कूल में बिना बैग जाने का मौका मिला तो बच्चे कितने खुश होंगे, यही जाना बच्चों के साथ बातचीत में हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। देखिए, बच्चे इस निर्णय से कितने खुश है, आइए हम उनसे पूछते हैं। बताओ, बैग नहीं लाना है हर सैटरडे, क्या कहोगे? जी हाँ, ये बहुत अच्छा समाचार है हमारे लिए, जिससे हमें हमारा जो माइंड है उसको शांति मिलेगी, हमको अच्छा फील होगा और हम हमारी पुस्तकों के बाहर का भी पढ़ सकते हैं। मुझे योगा करना पसंद है, इसलिए मैं हमारे मैम से कहूँगी कि हमें फिटनेस बनाने के लिए हर सैटरडे योगा करवाएं। और भी स्टूडेंट्स है, तुम क्या करोगे? अगर बैग नहीं होगा हमारे स्कूल में तो हमको सबसे ज़्यादा अच्छा फील होगा, क्योंकि इसमें जितनी भी अलग अलग एक्सरसाइज और एक्टिविटी है वो हम यहाँ पे हर रोज़ कर पाएंगे और इससे हमारी अट्रैक्टिविटी बढ़ेगी। हम जिस स्टडी में कम है उस स्टडी में हम अपने डेवलप करेंगे स्किल्स, एंड पढ़ाई में जिस स्टडी में हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते उसके बारे में ज़्यादा हम सीखेंगे। अगर योगा करने का होगा तो हमारी मेंटल हेल्थ और वो सब अच्छी होगी और हम फिजिकली एकदम फिट रहेंगे। तो बच्चे काफी खुश है, जो भी करेंगे वो दिल से करेंगे, लेकिन उनके ऊपर पढ़ाई का बोझ कम से कम एक दिन नहीं रहेगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए अब खबर महाराष्ट्र से, जहां भाषा विवाद का मामला बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश राणे ने एक ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है।
मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है। तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। इतना मैं कहना चाहता हूँ। अब बात मानसून की। देश भर में मानसून सक्रिय है। कई राज्यों में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। जगह जगह से बाढ़ और बारिश से मची आफत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश में स्ट्रॉन्ग सिस्टम के चलते कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और नर्मदा नदी खतरे के निशान पर है। हिमाचल में भारी बारिश और भूस्खलन से अब तक करीब 70 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में मौसम का असर चार धाम यात्रा पर पड़ा है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ के चित्तौड़गढ़ और कोटा में कुछ गांवों का संपर्क टूट गया है। गुजरात के बनासकांठा में भी कुछ घंटों की बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में अगले 5 दिनों तक आंधी, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। तो चलिए बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से